आईपा जैसे निष्पक्ष एक जो समाज में निकल के आया है कि निष्पक्ष तरीके से लोगों की बातें वो मंच तक अपने मंच के माध्यम से समाज को दिखा रही है। और साथ साथ में एक उनका ये भी बहुत अच्छा काम है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन लोगों के पास में उस तरह की कोई संसाधन होते हैं, तो एक छोटा से छोटा व्यक्ति उस मंच पे जाके अपनी बात कह रहा है और समाज को एक तरह से जागरूक करने का काम आपका आईपा मंच कर रहा है। इसके लिए हम हृदय से फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आईपा इधर उधर नारेबाजी कर रहा है पार्टियों में जाके, उसको रोजगार से जोड़ो, वो कमाएगा और जाहिर सी बात है कि उसकी सारी मूलभूत परेशानियां दूर होंगी। वो सब्जी भी खरीद के खा सकता है, वो तेल भी खरीद के खा सकता है, वो राशन भी खरीद के खा सकता है, वो स्कूटी पर भी महिलाएं बेटियां जा सकती हैं जब उनके पास रोजगार होगा। आप रोजगार के क्षेत्र को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हो? नमस्कार, मैं हूं मुमताज़ अहमद। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच है आपका। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील सोच की, प्रगतिशील विचारों की। आज हमारे साथ समाज सेविका पारुल सिंह है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में असहाय लोगों की मदद की, कितने लोगों के मामलों को निवारण किया। अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जितनी इनकी उम्र नहीं है, शायद उससे ज़्यादा इन्होंने जनता की सेवा कर डाली। पारुल जी, आपका आईपा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आईपा के लिए दो शब्द आपके हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आईपा जैसे निष्पक्ष एक जो समाज में निकल के आया है कि निष्पक्ष तरीके से लोगों की बातें वो मंच तक अपने मंच के माध्यम से समाज को दिखा रही है। और साथ साथ में एक उनका ये भी बहुत अच्छा काम है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन लोगों के पास में उस तरह की कोई संसाधन होते हैं, तो एक छोटा से छोटा व्यक्ति उस मंच पे जाके अपनी बात कह रहा है और समाज को एक तरह से जागरूक करने का काम आपका आईपा मंच कर रहा है। इसके लिए हम हृदय से फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आईपा को। पारुल जी, आप महिला हैं, खास करके अभी आपकी इतनी उम्र नहीं है, तो समाज के दायरे के बाहर जो एक महिलाओं की हद होती है, जैसा कि लोगों की सोच होती है, उससे निकल के आप गांव-गांव जाती हैं समाज सेवा के लिए, तो किस चीज़ों का, किस कठिनाइयों का, सामाजिक शब्दों का, सामाजिक कटाक्ष का क्या महसूस करती हैं और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, जैसे कि बहुत समय से महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए हर सरकार कहती है कि महिला सुरक्षित है, महिला को सर्वप्रथम मतलब आगे रखा गया है, महिला हर क्षेत्र में काम कर रही। पर अभी ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे गांव की जो बच्चियाँ होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 माँ बाप पढ़ा के उनको घर बैठा देते हैं, सबसे बड़ी समस्या। और उसके बाद जो महिला, जैसे होता नहीं कि इंटर किए हैं, बीए किए हैं, वो काम करना चाह रही हैं, कोई भी समाज सेवा ले लो या किसी एनजीओ से जुड़ के कोई भी काम करना, नहीं प्राइवेट जॉब ही ले लो, तो अभी उनको बहुत नकारे नज़रिए से देखा जाता है समाज में। उल्टे सीधे रूढ़वादिता वाले शब्द बोले जाते हैं कि माँ बाप नहीं खिला सकते, बेटी की कमाई खा रहे, बहू कमाई, ऐसी चीज़ें निकलती हैं। तो हम भी उसी में आते हैं। जब हम किसी गांव में गए, लोगों से संपर्क किया, तो बड़ी तुच्छ तरीके की बातें निकल के आती, अरे हमारे यहाँ ये सब नहीं है, हम नहीं अलाउ करते अपनी बच्चियों बहुओं को बाहर निकलना। तो फिर कहीं ना कहीं जब हमने एक लक्ष्य बनाया है कि सबसे पहला तो काम है कि गांव-गांव जाके उन लोगों को जागरूक करना, बेटियों को पढ़ाने के लिए। शिक्षा ही हमारा प्रथम और सबसे शस्त्र मतलब मजबूत औजार है कि अगर बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी भी और सुरक्षित भी रहेगी। सर होता नहीं कि जब हमको कोई जानकारी ही नहीं है तो हमारे साथ चाहे गलत हो, चाहे अन्याय हो, चाहे हम सताए जाएं, पीड़ित हो, जब हमें जानकारी ही नहीं होगी तो मानी सी बात है कि हम उसके शिकार होंगे। और अगर उसी जगह बच्ची शिक्षित है, तो चाहे जिस शिक्षा के क्षेत्र में हो या और भी कई क्षेत्र हैं, वहाँ पे वो खुल के काम भी कर सकती है और अपने हक की लड़ाई वो स्वतः लड़ सकती, क्योंकि उसको संपूर्ण कानून के बारे में, संपूर्ण संविधान के बारे में, संपूर्ण उसको अपने अधिकारों के बारे में मालूम होगा। चुनावी माहौल है, हर पार्टियाँ प्रचार प्रसार पे जुटी हुई हैं। जो माहौल है चुनाव का,
उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हमें तो नहीं लगता कि अब लोकतंत्र बचा है और संविधान के दायरे में आके राजनीतिक पार्टियां जो दावेदारी कर रही हैं, ये अब बिल्कुल ये समझ लीजिए कि भगवान के नाम पे, जातिवाद नाम पे और हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस तरह से जो है अपनी अपन जो भी पार्टियां हैं मौजूदा समय पे, तो वो जो दावेदारी कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत है और उसका असर आने वाली पीढ़ी पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र को एक साइड में रख करके गुंडागिरी से, धमकियों से और रूढ़िवादी नीतियों से चुनाव नहीं जीता जा सकता, और ये नज़रिया हम बिल्कुल गलत मानते हैं। आप भी युवा हैं, तो अगर युवाओं की भागीदारी राजनीति में पूर्ण रूप से हो जाए तो कितना सार्थक, कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, हमने कहा ना कि अगर शिक्षा है और युवा पीढ़ी जो है, अब जैसे आप देख लीजिए, शिक्षा को तो बिल्कुल से दबा के रख दिया गया है। कोरोना काल में जो शिक्षा का प्रभाव पड़ा है बच्चों के भविष्य पे, तो अब बच्चे क्या है, आलसी टाइप के हो गए हैं। पहले क्या था कि हम भी उसी वर्ग से निकल के आते हैं, हमने भी बीकॉम किया और जिस तरह से हमारा एक टाइम टेबल होता था कॉलेज, स्कूल और कोचिंग वगैरह का, तो उसके बाद हमारा एक टाइम टेबल घर पे भी पढ़ने का होता था। पर आज के समय पे बच्चे खेल कूद में लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 साल का बच्चा है तो गमछा डाले है, तिलक लगाए, जय श्री राम का नारा किसी पार्टी में जाके शामिल होकर लगा रहा है। शिक्षा से उससे मतलब ही नहीं। तो ये जो अपंग करने का काम हो रहा है युवा वर्ग को, तो यह मानसिक तरह से एक होता नहीं कि फीड उसके दिमाग में बैठ रही है। शिक्षा को बिल्कुल दरकिनार रख दिया जा रहा है और युवा बढ़ तो रहा है, राजनीति में युवा भागीदारी तो ले रहा है, पर सही राजनीति में युवा की भागीदारी तभी होगी जब वो शिक्षित होगा। जब वो शिक्षित होगा तभी वो हमारी मतलब जो हमको ज़रूरत है, जो हमारे समाज को ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत, तब वो समझेगा। और जब धक्का मुक्की खा के आज पहले उसको जो है कोई मतलब बूथ सेक्टर में कोई पद सदस्य दे दिया जाता, फिर अगले मतलब धीरे धीरे करके उसको बढ़ा के और फिर उसको पूरी तरह से राजनीति में ले तो आते हैं, पर वही नारा लगाने का काम युवाओं को मिलता है। युवाओं को अगर सही तरीके से राजनीति में लाना है तो युवा वर्ग को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने औजार को मजबूत करे, जो उसकी शिक्षा है, तभी वो आगे जाके अच्छी रणनीतियाँ तैयार करेगा, अच्छे एजेंडे उसके पास होंगे, विकास के मुद्दे होंगे। ऐसा थोड़ा होना है कि राम मंदिर बनवा दिया तो क्या हमारी आस्था में पहले राम मंदिर नहीं था क्या? हम राम भगवान को नहीं जानते, हम राम भगवान से आस्था नहीं रखते, अपने धर्म से आस्था नहीं रखते। कल आप आए हो बता रहे हो हमें कि हमारा हिंदुत्व खतरे में है, तो आप इस तरह की घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। युवाओं को चाहिए साफ सुथरी और विकास के मुद्दे पर राजनीति करें, तभी युवाओं का भागीदारी हमें लगता है मतलब सफल हो पाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में आपका जाना होता है, अगर हम थोड़ी सी चर्चा किसानों की करें तो किसानों से आप भी बहुत ज़्यादा रूबरू होती होंगी, आपका अक्सर जाना होता है, तो किसानों के बारे में आपका क्या कहना? देखिए, इन 5 सालों में जो किसान की आज हालत हुई है ना, शायद हम समझते हैं कि किसान की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल से तोड़ दी गई है। इस तरह से तोड़ दी गई है कि हमारे भी, हम आज अभी आप निकले, हमारी आपकी मुलाकात हो गई क्योंकि हमारे खेत खलियान है। दरअसल में आज कहते नहीं कि हमने रोज़गार दिया, योगी जी ने कहा कि हमने 4.5 लाख कितना रोज़गार यूपी में दिया, तो वाकई में दिया, वो गलत नहीं है। वो गलत इसलिए नहीं है कि दिन भर, जैसे जो लोग हैं किसान हैं, अब गेहूं की फसल है तो दिन में तो महिलाएं ताकती हैं खेतों को आवारा पशुओं से, और रात में ऐसी कड़ाके की सर्दी में किसान आके ताकता है, तो बिजी तो है ही है भाई, रोज़गार है। अगर हम इसको बचाएंगे नहीं तो 5 किलो राशन में और 5 कुंटल साढ़ खा जाता है पूरा फसल, तो लोग बहुत गुमराह हैं। और किसानों की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में देख लो, 13 महीना आंदोलन चला हमारे भारत के अंदर, जो जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है कि 2 ही लोग ऐसे वर्ग में हैं जिनके बदौलत देश सुरक्षित है, एक किसान से, एक जवान से। जवान बॉर्डर पे जो है
रात दिन मेहनत करता है तो हम अपने घरों में सुरक्षित सो रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, और किसान रात दिन खेतों में मेहनत करता है तो हमको 2 वक्त की रोटी मिल रही। तो वही अपने आप को आज बिल्कुल से डरा महसूस कर रहा, किसान डरा महसूस कर रहा। DAP की सुविधा ले लो, वो भी ध्वस्त है, 1400 की बोरी है, ठीक है। जो यूरिया 200 से 250 में आती थी आज 450 में है, उसके लिए घंटों घंटों लाइन लगाना पड़ता है। और पता चला लाइन लगाया, कहीं आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा तो फिर कहें कि नहीं है, जाओ, तो जाके किसान प्राइवेट फिर उसको ले रहा है। कैसे भी जैसे तैसे करके अगर गेहूं का फसल है अभी ये हम तैयार करेंगे, और जब हमको क्रय केंद्र में इसकी बिक्री करनी होगी तो हम वहाँ पे जाएंगे, हमको टोकन पकड़ा दिया जाएगा और ट्राली में वहाँ अनाज का हफ्तों नहीं महीनों लगी रहे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि जो रेट किसान ने तय किया 19 रुपये में जो है तय किया, तो वो हमको फिर वहाँ पे हमको मजबूरन वहाँ से आना पड़ेगा। बारिश होती है तो हमारा गेहूँ भीगता रहता है, बर्बाद होता रहता है। अभी यही हाल धान में हुआ, तब फिर जाके वो बिचौलियों आ जाता है, फिर बिचौली वही को 1300 में 1400 में बेच सकना। तो अब किसान करे तो क्या करे, कर्ज भरे, या लड़की की शादी करे, या बच्चे का भविष्य संवारे, या अपना पेट पाले, या देश को बचाए। बताइए किसान कहाँ से सुरक्षित है। बोले थे कि 2022 में किसान का दुगना हो जाएगा, दुगना तो छोड़ दो, डेढ़ा था किसान का वो भी बिगड़ गया है। ये हालात है किसानों के। चुनाव में हर पार्टी कोई स्कूटी देने की बात कर रहा है, कोई पेट्रोल देने की बात कर रहा है, कोई बिजली। तो ये जो लुभावना प्रचलन चला है, इससे आप संतुष्ट हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम इससे तो नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि अभी जब प्रियंका वाड्रा गांधी जी ने 40% महिलाओं को आरक्षण दिया सीटों पे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बेटियों को स्कूटी देंगे और मोबाइल देंगे, तो इन्होंने जो और विपक्षी दल पार्टी थे उनका मजाक बना लिया, ठीक है। अब वही स्कूटी आप अपने घोषणा पत्र में कह रहे हो कि हम 2 सिलेंडर और स्कूटी देंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम पेट्रोल। अरे ये दुनिया लुभावने छोड़ के सीधा आप रोजगार से जोड़ो ना। आज का युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, इधर उधर नारेबाजी कर रहा है पार्टियों में जाके, उसको रोजगार से जोड़ो, वो कमाएगा और जाहिर सी बात है कि उसकी सारी मूलभूत परेशानियां दूर होंगी। वो सब्जी भी खरीद के खा सकता है, वो तेल भी खरीद के खा सकता है, वो राशन भी खरीद के खा सकता है, वो स्कूटी पे भी महिलाएं बेटियां जा सकती हैं जब उनके पास रोजगार होगा। आप रोजगार के क्षेत्र को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हो? आप सिर्फ लुभावनी बातों पे बढ़ावा दे रहे हो कि तुमको सिलेंडर, अरे सिलेंडर आपने चलो दिया, तो अभी 2 सिलेंडर आप देने की बात कर रहे हो, अभी आप एक ही सिलेंडर की बात कर लो। अब 1 सिलेंडर दिया, अब वो भी घर में पड़े पड़े जंग खा रहे हैं, भराने की क्षमता नहीं है। 400 का सिलेंडर जब था तो महंगाई थी, आज 900 950 का सिलेंडर है, तो वो अभी 2 सिलेंडर और बता रहे हैं कि 2 सिलेंडर और देंगे। तो क्या 2 ही महीने इंसान, जैसे भरा भराया 2 सिलेंडर आपने मुफ्त में दे दिया, तो 2 ही महीने आदमी खाएगा क्या? 10 महीने क्या करेगा? जो उसके पास वो सुविधाएं नहीं है, वो उनके पास रोजगार नहीं है और कमाई का कोई संसाधन नहीं है, तो 10 महीने उसका जो गरीब तबके का इंसान है उसका कैसे पेट भरेगा? जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए आपकी नज़रों में? हम तो सीधे से मानते हैं कि हमको जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा, उस योग्य जमीनी स्तर पे जो राजनीति करता हो, जो एक किसान के घर से वो बेटा पढ़ लिख के और समाज में गया हो, वही जनप्रतिनिधि जो होता है वो विकास करेगा। और वो अपनी कहते पार्टी जब होता नहीं है कि जैसे विधायक आएंगे जुमलेबाजी करेंगे। अभी 5 साल हमारे सामने ही बीते हैं कि हम अपने विधानसभा की बात कर लेते हुसैनगंज की, तो ऐसा था कि हिंदू खतरे में है, मोदी लहर है, 15-15 लाख रुपए आएंगे, सबका जीवन सुधर जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, ऐसे ऐसे जो ताने बाने उन्होंने बुने थे, तो वो तो जमीनी स्तर पे बिल्कुल ख़त्म है। अब ये क्या कर रहा है कि अब जब आ रहे हैं निकल के, तो जाति धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमारे सरकार में दंगे नहीं हुए, हमारी सरकार में हत्या नहीं, हमारे सरकार में महिलाएं सुरक्षित है। और इससे बुरा क्या होगा कि हाथरस की बेटी कि माँ बाप देख भी नहीं पाए, उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, आधी रात में बेटी का दाह संस्कार अंतिम संस्कार कर दिया, जला दिया। तो ये सुरक्षा है? आप कह रहे हो कि किसानों की हमारी दुगनी करेंगे, और लखीमपुर में वही उन्हीं का जो है मंत्री का बेटा किस तरह नरसंहार कर दिया, 8 किसान शहादत गए। वही 13 महीने के आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए, उसका लेखा जोखा आपके पास नहीं है। और कहीं आप
पहले भाई 13 महीना तो किसान का आपने सब बंटा दहर कर दिया, तब आप नहीं माने। जब चुनाव वक्त तीनों की कृषि कानून वापस कर लिए, चलो वापस कर लिया, आपने बजट पास किया, आपने एमएसपी का क्यों नहीं रेट तय किया भाई? आप जब तीनों कृषि कानून वापस किए तो उसको जो है एमएसपी का रेट तय करना चाहिए, तो वो भी नहीं किया। तो हमें तो लगता है कि खाओ बिकाओ विधायक या प्रत्याशी ना हो, जमीनी हो, जो मेहनत करके पला है, बड़ा है और समाज की समस्याओं से जूझा है। आज आप जब जाते हो किसी के सामने, जब जाते हो तो जो समस्या आपको महसूस होती है, तो समस्या आप जरूर सोचते होगे कि काश अगर हम इस योग्य होते तो हम ये रोड बनवा देते, काश हम नाली बनवा देते। तो ऐसे लोग जो सोच दे के आएंगे वही जनता और जनार्दन का कल्याण कर सकते, समाज का कल्याण कर सकते, विकास कर सकते। और नहीं ये खाओ बिकाऊ वाले तो बस 5 साल के लिए इनको एक सर्विस है, मिल जाती है, जितना हो सके बालू भी फाँक लो, मिट्टी भी फाँक लो। कटाई हमारा क्षेत्र इससे भरा पड़ा है, सब जितने उनके चमचे हैं, किसी को मिट्टी का ठेका दे दिया, किसी को बालू का दे दिया, किसी को लकड़ी का दे दिया, किसी को थाना बैठा दिया, किसी को ज़मीन हड़पने का ठेका दे दिया, और बस विधायक जी बढ़िया है, काम हो रहा है। तो ऐसे प्रतिनिधि को अगर आप चुनोगे तो 5 साल फिर आपको इसी तरह घड़ियाल की तरह आंसू बहाने पड़ेंगे, और उसको कोई पूछने वाला ना देखने वाला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब राजनीति का तबका ही धीरे धीरे बदल रहा है। हमें तो नहीं लग रहा था कि हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था तब इतनी बुरी स्थिति नहीं थी, कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से कहर ढाया था, और हमारे यहाँ के जितने बलिदान और क्रांतिकारी लोग थे कि धीरे धीरे हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरी। वही कांग्रेस पार्टी जिनको आज ये नकार, 70 साल में कांग्रेस ने तो बहुत किया, तुम 7 साल में तो बेच बाँच के पता नहीं कहाँ चले जाओगे। ये थी हमारे साथ समाज सेविका पारुल सिंह, जिन्होंने आइपा मंच के जरिए दर्शकों तक अपनी सोच, अपने विचार पहुंचाने का काम किया। मुमताज़ अहमद, आइपा, फतेहपुर।